अभ्यास प्रश्नों की। किसकी बात करने वाले हैं? अभ्यास प्रश्नों की। कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे और समय बचेगा तो ली शेटेलियर का प्रिंसिपल भी देखेंगे। ली शेटेलियर का सिद्धांत, ली शेटेलियर का सिद्धांत भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं। हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि यार ये क्वेश्चन आधा अधूरा है और मैं अगली क्लास में पूरा क्वेश्चन लेके आऊंगा। देखो ये क्वेश्चन पूरा आप देखो, याद आ रहा है? पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, याद आ रहा है? करवाया तो क्या था, मतलब क्वेश्चन ले गया था लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। ये रहा भैया कंप्लीट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, SO3 SO2 O2 गैस के मिश्रण को किसी ताप पर 10 लीटर फ्लास्क में सामने पर रखा जाता है। ये अभिक्रिया है, Kc का मान दे रखा है। देखो मैंने आपसे क्या बात बोली थी, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि Kc का मान दिए बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो हुआ क्या था कि ये वाली दो लाइन जो थी वो गायब थी। अब यहाँ पर हमारे पास Kc का मान है, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो साम्य पर SO3 और SO2 के समान मोल है, O2 के मोल की संख्या कितनी होगी? चलिए तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो Kc का मान दे रखा हमको 100 मोल इनवर्स लीटर, ठीक है, ये दे रखा है पक्का। चलो तो हमें ये दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है? पहले हमें ज्ञात करनी O2 के मोलों की संख्या। कब? जब SO3 और SO2 के समान मोल हो। चलिए तो SO2 ये गैस, ये गैस, ये गैस, ठीक है, SO2 के गैस, O2 के गैस, SO3। जब ये अभी सभी के लिए Kc का मान दे रखा आपको। अब आपको बोला गया कि फ्लास्क में SO3 और SO2 के समान मोल हो, O2 के मोल कितने होंगे ये हमको ज्ञात करना। चलो तो या और एक चीज और, ये अभिक्रिया किसमें है? साम्य पर। सबसे बड़ी चीज साम्य पर, ये अभिक्रिया साम्य पर है। तो साम्य पर, साम्य पर Kc बराबर क्या लिखेंगे? SO3 के साम्य पर मोल, मतलब कि सांद्रता SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का स्क्वायर O2, ये देखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक हिंट और दे रखा है, SO3 और SO2 के मोल क्या है? समान। SO3 और SO2 के मोल क्या है? समान। SO3 और SO2 इन दोनों के मोल समान है और दोनों ही 10 लीटर के पात्र में है। अगर दोनों के मोल समान है, दोनों के लिए आयतन समान है, तो SO3 के मोल बटा आयतन, SO3 की सांद्रता जो होगी वो बराबर हो जाएगी SO2 की सांद्रता के। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल भी समान और दोनों के लिए आयतन भी समान। तो दोनों के मोल समान, दोनों के आयतन समान, तो दोनों के लिए क्या समान हो जाएगा? सांद्रता का मान समान हो जाएगा। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, सांद्रता बराबर होगी। मतलब कि SO3 की सांद्रता SO2 के बराबर, दोनों बराबर बराबर। तो ये यहां से यहां कट जाएगा क्योंकि दोनों की सांद्रता बराबर है। बताओ Kc का मान कितना आएगा? Kc का मान कितना आएगा? 100। तो यहाँ आ जाएगा 100 बराबर, ये क्या देखो 1 बटा O2 आएगा। यहां से मैं क्या लिखूंगा? O2 की सांद्रता क्या आ जाएगी? O2 की सांद्रता आ जाएगी 1 बटा 100। O2 की सांद्रता कितनी आएगी? 1 बटा 100 मोल प्रति लीटर, ये आ गई O2 की सांद्रता। अब O2 की सांद्रता जो है, सांद्रता का फॉर्मूला है मोल प्रति लीटर, ये लिखते हो। चलो लीटर कितना है? 10, तो ये इसकी जगह आ जाएगा 10। 10 से ये 100 गया तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे मोल कितना आ गया? देखो n बराबर कितना आ गया? 1 बटा 10। तो n बराबर आ जाएगा 1 बटा 10, 0.1 मोल, 0.1 मोल आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर, 0.1 मोल। चलो दूसरा क्या है? फ्लास्क में SO3 के मोलों की संख्या SO2 के मोलों की संख्या की दुगनी। चलो दूसरा वाला क्या है? SO3 के मोल SO2 के मोल के दुगने हैं। SO2 के मोल के दुगने हैं SO3 के मोल, SO3 के मोल SO2 के मोल के दुगने। तो भैया SO3 के मोल SO2 के मोल के क्या है? दुगने। SO3 के मोल SO2 के मोल के दुगने है, दुगने। चलो ये ध्यान रखना। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे? तो ऐसी कंडीशन में क्या ज्ञात करना है? तो अब बताओ O2 के कितने मोल होंगे? तो चलो फिर से Kc बराबर SO3 का स्क्वायर SO2 का स्क्वायर O2, और यहाँ पे बोला गया है कि भैया SO3 के मोल SO2 के मोल के दुगुने, क्योंकि SO2 की तुलना में ये दुगुना है, इसको यहाँ से कैंसिल किया, दुगुना है, दोगुना, इसकी तुलना में दोगुना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो ये आ जाएगा Kc बराबर 100। Kc कितना है? Kc बराबर 100, तो Kc की जगह आ जाएगा 100 बराबर 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय O2 की सांद्रता, O2 की सांद्रता आ जाएगी 4 बटा 100। सांद्रता को हम मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। लीटर कितने हैं? लीटर है 10। लीटर यहाँ पे कितना है? 10। 10 से 100 हो गया 10, यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 0.4 मोल। n बराबर कितना आ गया? 0.4 मोल। तो ये रहा 0.4। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। क्लियर यहाँ तक की बात? तो ये है भैया क्वेश्चन को करने का तरीका। ये बी पार्ट है बेटा, और बी पार्ट को हमने ऐसे सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको करवाऊंगा
ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। बाएं पात्र में A2 गैस दाएं पात्र में B2 गैस के साथ क्रिया करती है, Kc का मान दे रखा है, तो साम्यावस्था स्थापित होने पर AB की सांद्रता क्या होगी? बाएं पात्र में A2 गैस, इसमें A2 गैस ले रखी है, दाएं पात्र में B2 गैस, इसमें B2 गैस ले रखी है, ठीक है। A2 और B2 ये दोनों आपस में क्रिया करके AB2 बनाएंगे। कब? अभी तो ये वाल्व बंद है, जैसे मैं इसको खोल दूंगा A2 और B2 आपस में मिलेंगे और 2AB बनाएंगे। तो हो क्या रहा है भैया कि इस तरफ हमने ले लिया 2 मोल, इस तरफ हमने ले लिया 4 मोल, दोनों पात्रों के बीच में हमने क्या लगा रखा है? वाल्व, अभी बंद है। लेकिन जैसे ही मैं इस नट बोल्ट को खोलूंगा, हटाऊंगा, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर के क्या बनाएंगे? 2AB बना देंगे। जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो उस दौरान पात्र का आयतन हो जाएगा 1 + 3 टोटल 4 लीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमें यही काम करना है। तो हमें भैया दे रखा है यहाँ पे क्या? A2 + B2, ये दिया है आपको 2AB। प्रारंभ में A2 के कितने मोल है? 2 मोल है। B2 के कितने मोल है? 4 मोल है। और प्रारंभ में ये कितना होगा? 0 होगा, पक्का। अब हमें ये बोला गया कि A2 गैस को B2 गैस के साथ मिक्स किया जाता है, तो इस बोल्ट को खोलो, A2 को B2 के साथ मिक्स करवाओ, तो जैसे मिक्स करोगे तो कुछ समय बाद क्या मिलेगी? साम्य अवस्था मिलेगी। तो साम्य अवस्था पर A2 और B2 को मिक्स करके साम्य अवस्था पर क्या मिलेगी? AB2 हमको A भी हमको मिल जाएगी। तो जैसे आप सामने पर आओगे, सामने पर 2 में से A2 के कुछ मोल जाएंगे, 4 में से B2 के कुछ मोल जाएंगे। अगर ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × x 2x। बात समझ में आई? तो हुआ क्या भैया, यहाँ पर हमने इस वाल्व को खोला, ये जो नट बोल्ट है, इस नट बोल्ट को हमने खोल दिया, हटा दिया, A2 B2 मिक्स हो गए। जैसे A2 B2 मिक्स होंगे तो साम्य पर क्या हो जाएगा? साम्य पर 2 के x मोल चले जाएंगे उत्पाद में, B2 के मतलब कि A2 के 2 में से x मोल चले जाएंगे उत्पाद में, B2 के 4 में से x मोल उत्पाद में चले जाएंगे। इसका मतलब अगर इसके x मोल उत्पाद में जाते हैं, इसके भी x मोल उत्पाद में जाते हैं, तो यहाँ पर 2 होने के कारण कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अगर ये x है, यहाँ पे 1 लिखा मतलब कि x, अगर ये 1 है तो यहाँ पे x, 1 होने पर x, 1 का दुगुना तो x का दुगुना 2x। यहाँ पे जो गुणांक होंगे ना बेटा, इन गुणांकों के आधार पर ही हम x का भी मल्टीपल गुणांक डिसाइड करते हैं। अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये x होगा तो ये 2x हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको Kc का मान दे रखा है, चलो Kc बराबर यहाँ पे क्या आएगा? तो AB की सांद्रता डिवाइडेड बाय A2 की सांद्रता B2 की सांद्रता, ठीक है। Kc का मान कितना? 4। चलो Kc का मान है 4। AB की सांद्रता का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 आएगा यहाँ पे तुम्हारा। चलो AB कितना? 2x, ये मोल है। सांद्रता को हम कैसे लिखते हैं? AB की सांद्रता का मतलब है AB के मोल बटा AB का लीटर में आयतन। जब दोनों को मिलाओगे, जब दोनों को मिक्स करोगे तो लीटर में आयतन कितना होगा? 1 + 3 टोटल कितना होगा? 4 लीटर। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो 4 लीटर हो जाएगा, दोनों को मिक्स करने पर 4 लीटर हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे AB की सांद्रता 2x / 4, ये आ जाएगी AB की सांद्रता। अब बात करते हैं A2 की। A2 की सांद्रता कितनी होगी? 2 - x, मोल की संख्या कितनी है? 2 - x मोल है A2 के। अच्छा, इसका आयतन कितना है? 4 लीटर। टोटल आयतन कितना है? 4, तो 4 आएगा। यार ये सांद्रता 2 - x बटा 4। फिर क्या है? 4 - x, B2 की सांद्रता। चलो B2 की सांद्रता कितनी है? B2 के मोल कितने? 4 - x, B2 के मोल 4 - x। B2 का लीटर में आयतन कितना है? आयतन कितना? 4, 4 - x डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा भैया यहाँ पर व्यंजक। अब मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा, तो देखो दोनों 4 से ये 4 का स्क्वायर ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? देखो 4 बराबर 2x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - x 4 - x, 4 से 4 गया, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 2 - x 4 - x, पे कितना आएगा? 8 - 2x - 4x प्लस x का स्क्वायर से ये x का स्क्वायर गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x बराबर 8, यही आएगा। x बराबर यहाँ से कितना आएगा? x बराबर यहाँ से आएगा 1.33, x बराबर 1.33, x बराबर 1.33। हमें क्या पूछा है? हमें बोला है कि साम्य स्थापित होने पर AB की सांद्रता कितनी होगी। चलो AB की सांद्रता कितनी होगी साम्य स्थापित होने पर? बताओ AB की सांद्रता कितनी? 2x बटा 4, 2 × x बटा 4, 2 × x, x कितना है? 1.33 डिवाइडेड बाय 4, ये गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.66 कैपिटल, ये हो जाएगा भैया आंसर। ये रहा आपका आंसर 0.66, तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हमें ये बोला गया है कि एक पात्र में हमने A2 लिया, दूसरे पात्र में हमने B2 लिया, पहले दोनों अलग अलग हैं, फिर जैसे आप इस नट बोल्ट को, इस वाल्व को खोलते हो, हटाते हो, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। जब ये दोनों क्रिया करेंगे, मिक्स होंगे, तो AB बनेगा। चलो तो यहाँ पे A2 B2 के साथ मिलेगा तो AB बनेगा। A2 कितना ले रखा है शुरुआत में? 2 मोल ले रखा है। B2 कितना ले रखा है शुरुआत में? 4 मोल ले रखा है। सीधी सी बात है, A2 के 2 मोल में से x मोल कहाँ जाएंगे? वियोजित होकर के उत्पाद में। B2 के 4 मोल में से भी x मोल कहाँ जाएंगे? उत्पाद में। दोनों के x मोल उत्पाद में चले गए। अगर ये दोनों x है तो ये
2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एक एक था तो एक का दुगुना 2 है तो x का दुगुना 2x हो जाएगा। ये आ गए मोलों की संख्या। अब देखो ये सभी के मोल हैं पक्का। अब हमें चाहिए केसी। केसी बराबर क्या होगा? AB की सांद्रता का स्क्वायर, A2 की सांद्रता, B2 की सांद्रता। AB की सांद्रता क्या होगी? AB के मोल साम्यावस्था पर आयतन, तो 2x बटा 4 इसका स्क्वायर ये आ गया AB की सांद्रता। A2 की सांद्रता 2 - x मोल, 2 - x मोल बटा लीटर, ये आ जाएगा। और B2 का ये आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का मान 1.33 आएगा। ये 1.33 अगर मैं यहाँ रख दूं तो AB का साम्य पर सांद्रता आ जाएगा इस तरह से। इसी टाइप का क्वेश्चन ये वाला है जो कि आपको करना है। सेम क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करें, ट्राई करोगे एक बार। तो जिस टाइप का कॉन्सेप्ट यहां पर है, एक गैस को दूसरे गैस में मिला दिया, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहां पर है। देखो यहां पर क्या देखो, मैं आपको समझाता हूं। 1 लीटर के फ्लास्क में 2, तो यहां पर भी सेम है A2, 1 लीटर का फ्लास्क। पहले स्टार्टिंग में क्या है? बंद, ठीक है। और 2 लीटर के फ्लास्क में B2, 2 लीटर का फ्लास्क है उसमें B2, B2 के कितने? 2 मोल लिए। और A2 के कितने लिए? A2 का 1 मोल, A2 का 1 मोल। बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन, केवल डेटा चेंज किया, बाकी सब सेम है। देखो डायग्राम भी सेम है। तो शुरुआत में बंद है तो यहाँ पे भी शुरुआत में बंद है। अब क्या होता है देखो, दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब कि दोनों को जोड़ दो। जोड़ दो मतलब कि अब मैंने A2 और B2 क्या कर दिया? जोड़ दिया। मतलब कि मैंने बीच में नट बोल्ट को हटा दिया। जैसे नट बोल्ट को हटा करके मैं दोनों, जैसे नट बोल्ट को हटा करके मैं दोनों को जोड़ दूंगा, बात समझ में आई? जैसे मैं दोनों को जोड़ दूंगा, अब जोड़ने पर हमें बताना है कि AB के कितने मोल होंगे, ये बताना है। जबकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको अभी ग्रेविटी के लिए केसी दे रखा है, केसी दे रखा है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे? A2 B2 से मिलेंगे तो 2AB बनेगा पक्का। दे रखिए, मतलब कि यहाँ पे भी AB की सांद्रता का स्क्वायर बिल्कुल सेम हूबहू, इसका स्क्वायर A2 B2, यहाँ पे भी आ जाएगा A2 B2। जैसे मैंने यहाँ पे सांद्रता लिखी है, आपको भी इनकी सांद्रता साइड में निकालनी है। इन सांद्रताओं को इस वाले में रखना है। इधर भी इनकी सांद्रता को जहां पे निकालोगे तो यहाँ से यहाँ रखना है। यहाँ से आप क्या निकालोगे? एक्स का मान निकालोगे, उस एक्स को आप AB की सांद्रता में रखें। सेम का सेम क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं। हिंट दे दिया मैंने आपको, ये आपको करना पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है 100%। चलिए अब बात करते हैं भैया आगे की। ये हो गया भैया क्वेश्चन। अब आते हैं इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, यदि प्रारंभ में N2 के A मोल H2 के B मोल अभिक्रिया में लिए गए हो तो KC तथा KP के लिए व्यंजक लिखिए। समझ रहे हो? प्रारंभ में N2 के A मोल, प्रारंभ में N2 के A मोल, H2 के कितने लिए? B मोल। ये क्वेश्चन अच्छा है काफी, ये क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ये बनता है अमोनिया, ये बनता है मतलब कि प्रारंभ में ए लिया, ये भैया शुरुआत में जीरो होगा। शुरुआत में उत्पाद कितना होता है? जीरो। अब हमें क्या बोला? केसी और केपी ज्ञात करो। केसी और केपी किस पर आता है? ये दोनों हम साम्य पर ज्ञात करते हैं। ये दोनों हम किस पर ज्ञात करते हैं? साम्य पर। चलो तो साम्य पर क्या होगा? आ जाओ, साम्य पर क्या होगा? ए में से एक्स मोल जाएगा उत्पाद में, चलो बी में से 3x मोल जाएगा उत्पाद में। अगर यहाँ पे 1 है तो ये x है, अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3x है। समझ लो? क्लियर? चलो, 1 का मतलब x, 3 का मतलब 3x, 2 का मतलब 2x आ जाएगा ऐसे। अब हमको इस इक्वेशन में हमको केसी निकालना है। क्या निकालना है? केसी। चलो सबसे पहले हम निकालेंगे केसी। चलो केसी का मतलब हो जाएगा अमोनिया की सांद्रता। अमोनिया की सांद्रता इस पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की सांद्रता, इस पे 1, हाइड्रोजन की सांद्रता 3 आ जाएगा। ऐसे निकालते हो आप केसी। अब अमोनिया की सांद्रता, चलो अमोनिया की सांद्रता मतलब अमोनिया के मोल, अमोनिया के मोल कितने? 2x। अमोनिया के मोल, मोल बटा आयतन, आयतन मान लो भी, आयतन मान लो भी। चलो N2 की सांद्रता, N2 के मोल A - x बटा b। H2 की सांद्रता b का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। नीचे आ जाएगा a - x और b - 3x, b - 3x इसका क्यूब, 4x स्क्वायर b स्क्वायर a - x, ये आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ से आप केपी निकाल सकते हो?
क्या यहाँ से आप केपी निकाल सकते हो? केपी का मतलब क्या? अमोनिया का केपी आंशिक दाब के रूप में, आंशिक दाब गुणा क्या 2 स्क्वायर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का आंशिक दाब गुणांक क्या 1, हाइड्रोजन का आंशिक दाब गुणांक क्या 3, पक्का 100% याद है? चलो आंशिक दाब किससे निकालते हैं? डाल्टन के नियम से। डाल्टन का नियम क्या बोलता है बेटा? आंशिक दाब के लिए अमोनिया का आंशिक दाब बराबर अमोनिया के मोल कुल मोल, चलो सॉरी अमोनिया के मोल प्रभाज, माफ करना, अमोनिया के मोल प्रभाज इनटू कुल दाब। इसी तरह से नाइट्रोजन का आंशिक दाब बराबर नाइट्रोजन के मोल प्रभाज इनटू कुल दाब, हाइड्रोजन का आंशिक दाब बराबर हाइड्रोजन के मोल प्रभाज इनटू कुल मोल, कुल हाइड्रोजन के मोल प्रभाज इनटू कुल दाब। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अमोनिया का आंशिक दाब बराबर अमोनिया के मोल प्रभाज। चलो मोल प्रभाज, अमोनिया के मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? अमोनिया के मोल प्रभाज, अमोनिया के मोल कितने? अमोनिया के मोल है 2x। चलो तो मैं एक काम करता हूं, मोल प्रभाज निकालने के लिए एक बार मुझे टोटल मोल निकालने पड़ेंगे। टोटल मोल कितने आएंगे? देखो a - x प्लस b - 3x प्लस 2x, ये टोटल मोल कितने आ गए? देखो a प्लस b ये आ जाएगा माइनस 2x। तो टोटल मोल ये आ गए। मोल प्रभाज का मतलब होता है अमोनिया के मोल 2x, अमोनिया के मोल 2x बटा कुल मोल कितने? a प्लस b माइनस 2x, a प्लस b माइनस 2x डॉट कुल दाब को मान लो p। कुल दाब अगर कुछ दे रखा तो ठीक है, नहीं दिया तो p मान लो। ये दे रखा कुल दाब p, तो कुल दाब कितना हो गया p? चलो अमोनिया का आंशिक दाब ये आ गया। अब आते हैं नाइट्रोजन का आंशिक दाब, नाइट्रोजन के मोल प्रभाज, कैसे आएंगे बताओ? नाइट्रोजन के मोल कितने हैं? a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कुल मोल क्या हो जाएंगे? a प्लस b माइनस 2x डॉट कुल दाब p। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के मोल कितने? b माइनस 3x डिवाइडेड बाय इसके टोटल मोल कितने? a प्लस b माइनस 2x इनटू p, ये आ जाएंगे हाइड्रोजन के आंशिक दाब। अब इन आंशिक दाब को रख दो इस फार्मूले में। अमोनिया का आंशिक दाब कितना है? 2x डॉट p डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का आंशिक दाब a माइनस x डॉट, इसको मैं एक बार पूरा लिख लेता हूं, a माइनस x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x डॉट p, ये हो जाएगा नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन कितना है? b माइनस 3x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x डॉट p, ये आ जाएगा। और इस पे क्या है? क्यूब, तो क्यूब चढ़ाओ ना भैया। क्यूब कौन चढ़ाएगा? सर आप ही तो चढ़ाओगे, आप पढ़ा रहे हो, आप ही चढ़ाओ। चलो अब ये हो गया भैया। अब क्या करना है? a प्लस b माइनस 2x इसका स्क्वायर, हाँ ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी भैया। 2x का स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट करते, डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे? p का स्क्वायर, यहाँ पे p इंटू p का क्यूब, सुनना बड़े ध्यान से, यहाँ है p का स्क्वायर और यहाँ पे p इंटू p का क्यूब, p की घात 4, तो p के स्क्वायर से p की घात 4 कैंसिल हो जाएगी, तो p की घात 2 बचेगी, मतलब कि नीचे बच जाएगा p की घात 2। तो हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे? हाँ p की घात 2 आ रही है और ये 4x स्क्वायर आ रहा है, बहुत बढ़िया, 4x स्क्वायर भी और p की घात स्क्वायर ये भी है। चलो तो इसका मतलब ये वाला p जो पूरा हट जाएगा, तो p का क्यूब इसमें बचेगा p का स्क्वायर। चलो अब आता हूं मैं इस पे, a प्लस b माइनस 2x इस पूरे का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यही a प्लस b माइनस 2x और a प्लस b माइनस 2x का क्यूब, तो ये वाला पूरा कट जाएगा इन वालों से, तो ये नीचे बच जाएगा a प्लस b माइनस 2x इसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया। हाँ चलो इसको हम देख लेंगे, ठीक है नीचे आ रहा है ना, सॉरी मैंने गलती किया, हाँ नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही। तो ये नीचे की तरफ है, देखो तो ये नीचे की तरफ है ये वाला पार्ट, तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब कि a प्लस b माइनस 2x इसका स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। अब मुझे आना है यहाँ पे नीचे क्या देखा, देखो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स का क्यूब, सॉरी b माइनस 3x का क्यूब, b माइनस 3x का क्यूब a माइनस, बहुत सही, ये आ गया आपका kp का व्यंजक। इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो kc भी आ गया और kp भी आ गया, kc kp दोनों आ गया, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन करेंगे यार, ये क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हम डेफिनेटली करेंगे। देखो 50 केल्विन ताप पर 20 लीटर क्षमता वाले पात्र में N2 के 1.5 मोल का मिश्रण लिया जाता है, अभिक्रिया N2 + 3H2 2NH3 के लिए Kc का मान कितना है? क्या अभिक्रिया मिश्रण साम्य में है, और अगर नहीं है तो संपूर्ण अभिक्रिया की दिशा क्या होगी? बहुत बढ़िया, मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करने में साम्य स्थिरांक का हम इस्तेमाल करते हैं, और मैंने बताया था कि यदि Q का मान Kc से कम है तो अग्र दिशा में जाएगी अभिक्रिया, यदि Q का मान Kc से ज्यादा है तो पश्च दिशा में जाएगी अभिक्रिया, और यदि Q का मान Kc के बराबर है तो साम्य पर होगी। तो अभिक्रिया साम्य पर है या किसी दिशा में जाएगी ये पता लगेगा यहां से।
केसी का मान हमको यहां दे रखा है, अगर हमें क्यू का मान मिल जाए तो मैं उसकी तुलना केसी से करूंगा, जो भी क्यू का मान अभिक्रिया के लिए आएगा अगर वो ज्यादा है या कम है जो भी उसके हिसाब से अभिक्रिया की दिशा आ जाएगी। चलो तो क्यू का मान कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन हाइड्रोजन का क्यूब। मैंने आपसे बात बोली थी कि अभिक्रिया गुणांक किसी भी टाइम पर निकाला जा सकता है। चलो तो इसका किसी भी टाइम पर निकाला जा सकता है। शुरुआत में कितना देखा नाइट्रोजन 1.57 तो याद आएगा 1.57 डिवाइडेड बाय आयतन कितना 20 लीटर तो 1.57 डिवाइडेड बाय 20। N2 की सांद्रता चलो मैं लिख लेता हूं, N2 की सांद्रता हो जाएगी N2 के मोल 1.57 डिवाइडेड बाय N2 का लीटर में आयतन 20। H2 की बात करते हैं, H2 की सांद्रता 1.92 डिवाइडेड बाय 20 और अमोनिया की सांद्रता 8.13 डिवाइडेड बाय 20। इन तीनों को यहां रखना हमको। चलो हाइड्रोजन कितना 1.92 डिवाइडेड बाय 20 इसका क्या आ जाएगा क्यूब, अमोनिया कितना है स्क्वायर, ये आ जाएगा। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जैसे सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा क्यू मिलेगा। इसका वैल्यू चलो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखते हैं, मैं हल्का फुल्का आगे ले जाता हूं। 8.13 का स्क्वायर 8.13 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर से 20 4 बार जाएगा, ये पूरा कर दिया, नीचे आ जाएगा 20 का स्क्वायर बचेगा तो ऊपर जाएगा 20 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, नीचे आ जाएगा 1.57 और 1.92 का क्यूब ऐसे आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे जो भी आपकी वैल्यू आती है उस वैल्यू का कंपैरिजन हमको किसके साथ करना है, इस 1.7 into 10 के पावर 2 के साथ करना है। अगर केसी की तुलना में ये वाली वैल्यू कम आती है मतलब कि क्यू का मान इस केसी की तुलना में ये वाला मान जो है वो कम आता है तो अभिक्रिया किस में जाएगी अग्र दिशा में। अगर ये वाला वैल्यू मतलब क्यू का वैल्यू अगर केसी की तुलना में ज्यादा आता है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, और अगर ये वाला वैल्यू और केसी का वैल्यू ये दोनों बराबर आता है तो अभिक्रिया साम्य पर होगी। तो ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है। बस कुछ नहीं, मैथमेटिक्स लगानी, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आंसर देखो चेक करो, तो मेरे ख्याल से इतना तो आप कर सकते हो। उसके बाद करना कुछ नहीं, इसको कंपेयर करना है कि केसी के साथ ज्यादा है कम है बराबर है जो भी होगा उसके हिसाब से रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो अभिक्रिया की दिशा को पता लगाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये देखो अभिक्रिया दे रखी है N2 प्लस A2O2 ये देता है 2NO, बहुत बढ़िया। और दूसरी अभिक्रिया दे रखी है 2NO प्लस O2 प्लस 2NO2। पहली अभिक्रिया के लिए सामान्य नियतन क्या है K1, दूसरी अभिक्रिया के लिए क्या है K2। तो हमें इस अभिक्रिया के लिए याद करना है, इन दोनों के लिए दे रखा है इसके लिए याद करना है, हमें ये याद करना है N2 2O2 2NO2, इसके लिए क्या होगा ये याद करना है। अब बहुत आसान है, आप मुझे बताओ पहली समीकरण और दूसरी समीकरण, इन दोनों समीकरणों में आप क्या करोगे, जोड़ करोगे गुणा करोगे बाकी करोगे या भाग लगाओगे। इन दोनों समीकरणों में क्या करोगे, जोड़ करेंगे या भाग लगाएंगे या बाकी करेंगे, क्या करेंगे कि हमको ये मिल जाए। तो इस समीकरण को प्राप्त करने के लिए इन दोनों समीकरण में आप क्या करेंगे सोचो। तो अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ दूं तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे N2 आ जाएगा, ऑक्सीजन कितने 2 यहाँ पे 2 O2 आ जाएगी, यहाँ पे NO2 इसका मतलब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी समीकरण 3 मिल जाएगी। और जब भी आप दो लोगों को जोड़ने का काम करोगे ना साम्य नियतांक के अनुसार, जब आप समीकरणों को जोड़ते हो ना, समीकरण को जोड़ते हो लेकिन उस दौरान साम्य नियतांक का गुणनफल होता है। मान लो दो समीकरणों को जोड़ने पर अगर आपको ये समीकरण मिलती है तो इनके साथ में क्या करोगे तो आपको इस समीकरण का साम्य नियतांक मिलेगा। तो इसका मतलब इस तीसरे समीकरण का साम्य नियतांक जो है इन दोनों को जोड़ने का मतलब है कि इन दोनों को गुणा करना। तो जब भी दो समीकरणों को जोड़ने पर तीसरी समीकरण प्राप्त हो तो समझ जाना उनके साम्य नियतांक का गुणा होगा, और जब भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस करोगे उनके साम्य नियतांक का डिवाइडेशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यदि दो समीकरण को जोड़ने पर तीसरी समीकरण प्राप्त हो तो परिणामी साम्य नियतांक दोनों समीकरणों के साम्य नियतांक के गुणनफल के बराबर होता है। जोड़ने पर अगर मान लो दो समीकरणों को जोड़ोगे तो आपको नई समीकरण का साम्य नियतांक जो मिलेगा वो पहले वाली दोनों समीकरणों के गुणा करने मिलेगा। और अगर मान लो आप दोनों समीकरणों को घटाते हो, समीकरणों को घटाने का मतलब है साम्य नियतांक का क्या करते हो आप भाग लगाते हो। घटाने का मतलब ये हुआ कि साम्य नियतांक का भाग लगाना, जोड़ने का मतलब होता है कि साम्य नियतांक का गुणा करना। ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, ट्राई करोगे, चलो ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दो, ट्राई करो उसको। चलिए तो आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपको बोला है कि 1395 केल्विन पर H2 गैस और CO2 गैस, ये दोनों मिलकर के H2 गैस और CO गैस का निर्माण करते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना करो। इस अभिक्रिया के लिए हमको साम्य स्थिरांक निकालना है, इस वाली रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक निकालना है। और इस दौरान हमको
1395 केल्विन पर ये जो दो अभिक्रिया हैं इनके साम्य स्थिरांक देखे, मतलब कि बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों के साम्य स्थिरांक हमको दे रखे हैं। क्या करना हमको, इन दोनों अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक हमको दे रखे हैं, हमें उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक निकालना। तो क्या करना पड़ेगा, सोचो, थोड़ा सोच लिया होगा। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के दे रखे हैं, इस अभिक्रिया का निकालना। चलो, तो पहले तो हमने ये दिमाग लगाया होगा कि मैं इन दोनों अभिक्रियाओं में ऐसा क्या करूं, इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ूं, इन दोनों अभिक्रियाओं को घटाऊं, इन दोनों अभिक्रियाओं में किसी संख्या का गुणा करूं, किसी संख्या का भाग लगाऊं, या क्या करूं ऐसा में जिससे कि मुझे वो वाला समीकरण मिल जाए। चलो, तो अगर मैं गौर करूं यहाँ पर, तो पानी जो है वो क्रियाकारक है और यहाँ पानी उत्पाद में, मतलब कि मुझे ये जो समीकरण दे रखी है इसको उल्टा करना होगा, व्युत्क्रम करना होगा, तब जाकर के मुझे मिलेगा। और अगर आप समीकरण को व्युत्क्रम करते हो तो व्युत्क्रम करने का मतलब, उल्टा करने का मतलब एक बटा केवल, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक लिखा है और यहाँ पे दो लिखा है, मतलब समीकरण को आप दो से आधा भी कर लो। अगर समीकरण में आधा करोगे, गुणांक आधा लगाओगे, तो यहाँ पे पावर एक बटा दो आ जाएगी। आधा किया ना भैया, तो आधा किया तो भैया पहले समीकरण को उल्टा कर दो, जो क्रियाकारक है उसको उत्पाद में ले जाना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो गुणांक दो है ना, इस दो का मुझे क्या करना होगा, दो का मुझे आधा करना होगा। तो मैंने गुणांक को व्युत्क्रम भी कर दिया, इसको मैंने व्युत्क्रम कर दिया, एक के नीचे ले आया मैं इसको, और इसको मैंने आधा कर दिया। आधा मतलब कि इस पे आधे का पावर लगा दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरे समीकरण में क्या देगा, CO2 क्रियाकारक में CO2 है और यहाँ भी क्रियाकारक में CO2 है। अगर क्रियाकारक में CO2 यहाँ भी क्रियाकारक में CO2 है, तो मुझे क्या करना होगा, इस समीकरण में इस वाले समीकरण को जोड़ना होगा। और जब मैं दो समीकरणों को जोड़ता हूं तो साम्य स्थिरांक का क्या करते हैं हम, उस दौरान साम्य स्थिरांक का हम करते हैं गुणा। दो समीकरणों को जोड़ने पर साम्य स्थिरांक जो होते हैं उनका गुणा करते हैं। साम्य स्थिरांक K2 का मैं कर दूंगा गुणा। और फिर से देखो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक आ जाएगा, दो का आधा एक, मतलब यहाँ पर भी दो का आधा एक, आधा करना पड़ेगा, गुणांक आधा है, आधे की घात चढ़ानी पड़ेगी, ये हो जाएगा भैया। मतलब कि यहाँ से हम लिख सकते हैं एक बटा K1 कितना, 2.1 इंटू 10 की घात -13, इसका एक बटा दो, इंटू K2 कितना 1.4 इंटू 10 की घात -12, एक बटा दो। इसको सॉल्व करोगे आपको इन दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मुद्दे की बात क्या है, देखो ये तो गणित है, इसको आप कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को समझो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दो समीकरणों को जोड़ने पर, यदि दो समीकरण जोड़ती हैं, अगर दो समीकरण जुड़ती है, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूं, मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूं, यदि दो समीकरण जुड़ती हैं तो ऐसा करने पर साम्य स्थिरांक का क्या होगा, साम्य स्थिरांक का गुणा होगा। साम्य स्थिरांक का क्या होगा, गुणा। और यदि दो समीकरण घटती है, बाकी होती है उनमें, तो साम्य स्थिरांक का भाग लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को इसमें से मैं क्या करूंगा, माइनस, इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण को माइनस, मतलब कि अगर इसको माइनस करें तो माइनस करने का मतलब इसका भाग लगाना पड़ेगा, तो घटने का मतलब इसका हमको भाग लगाना पड़ेगा। या फिर ये बोल दो कि इस समीकरण को मैंने व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम करने का मतलब नीचे क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम केवल नीचे आ जाएगा। और दो का मैंने आधा कर दिया, तो जिस गुणांक से मैंने आधा किया उस गुणांक का ऊपर घात लग जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। पानी यहाँ उत्पाद में है, मुझे पानी उत्पाद में चाहिए, मुझे पानी किसमें चाहिए, मुझे पानी उत्पाद में चाहिए। तो पानी यहाँ क्रियाकारक में, यहाँ पे उत्पाद में, मतलब कि मुझे पानी को उत्पाद में लाना पड़ेगा, पानी को व्युत्क्रम करना, इस समीकरण को मुझे व्युत्क्रम करना पड़ेगा। अगर इस समीकरण को व्युत्क्रम करोगे तो उसका नीचे भाग लग जाएगा, उसके साम्य स्थिरांक का भाग लग जाएगा। व्युत्क्रम करना मतलब घटाना, उसका भाग लग जाएगा। अच्छा, और कितने गुणांक कम हो रहा है, यहाँ पे दो है, दो का एक करना है, दो का आधा करना है, दो का आधा करना है तो आधे की घात चढ़ जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को देखो, दूसरे समीकरण में क्या, CO2 क्रियाकारक में CO2, अब यहाँ पे भी क्रियाकारक में CO2 है, यहाँ पे भी क्रियाकारक में CO2 है, इसमें भी क्रियाकारक में CO2, यहाँ भी क्रियाकारक में CO2। जब दोनों जगह CO2 क्रियाकारक में है तो समीकरण को व्युत्क्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्रियाकारक में है, यहाँ भी क्रियाकारक में, तो समीकरण को व्युत्क्रम करने की जरूरत नहीं है, समीकरण को जोड़ने की जरूरत है। समीकरण जहां पे वहीं रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो K2 है, इस K2 का हमको गुणा करना पड़ेगा, हम इस समीकरण को जोड़ रहे हैं, इसमें गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज, यहाँ पे दो है, दो से आधा करना है तो आधे का पावर चढ़ जाएगा। इस तरह से भैया आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये बस इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये पूरी कहानी, कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एक और आपके सामने देख सकते हैं आप, इसको रीड करिए, हम इसका आंसर निकालेंगे। मैं भी रीडिंग करता हूँ आपके साथ। ये ताप पर क्रियाकारकों की विभिन्न प्रारंभिक क्षमताओं पर एक समांगी उत्प्रेरणीय अभिक्रिया, समांगी उत्प्रेरणीय अभिक्रिया, बहुत बढ़िया। C2H5OH CH3COH ये रहा है CH3CO2
C2H5 प्लस वाटर पर विचार कीजिए, प्रत्येक के की गणना करें। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए हमको के की गणना करनी है, के की गणना करनी है। ये है पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन और ये है आपकी सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। तो इस फर्स्ट कंडीशन में हमको के की गणना करनी है और इस सेकंड कंडीशन में भी हमको के की गणना करनी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में अम्ल के मोल प्रति लीटर देखें, अल्कोहल के मोल प्रति लीटर देखें और एस्टर के मोल साम्य पर प्रति लीटर हमको दे रखें। तो हमको यहाँ पर के की गणना करनी है, साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। चलो पहली परिस्थिति में हमको साम्य स्थिरांक की गणना करनी है, पहली परिस्थिति में हमको गणना करनी है, पहली परिस्थिति में हमको यहाँ पर क्या दे रखें, अल्कोहल C2H5OH अल्कोहल प्लस दूसरा क्या रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CH3CO2 C2H5 प्लस वाटर। ये हमको समीकरण देखिए। अब इस समीकरण के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, के ज्ञात करना है। आप तो एक चीज ध्यान रखो, आप तो एक चीज ध्यान रखो, इस समीकरण के लिए यदि मुझे के निकालना है तो के का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, देखो एस्टर की सांद्रता ये CH3COO C2H5, एस्टर की सांद्रता, पानी की सांद्रता डिवाइडेड बाय अल्कोहल की सांद्रता और एसिड की सांद्रता, क्रियाकार की सांद्रता और एसिड की सांद्रता। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, साम्यावस्था स्थिरांक जो लिखा है इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकार की सांद्रता। अब देखो हमको क्या देखा, पहली कंडीशन में प्रारंभिक मोल, चलो तो मैं लिखा हूं प्रारंभिक मोल कितने, 1 मोल प्रति लीटर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितने, 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, साम्य पर इसके मोल कितने, 0.667, साम्य पर प्रारंभ में 1 मोल, प्रारंभ में कितना होगा, 0, शुरुआत में 0 होगा। अब बात करते हैं हम बेटा साम्य पर, किस पर बात करते हैं, साम्य पर एस्टर के मोल कितने हो गए, 0.667, एस्टर के मोल साम्य पर हो गए 0.667। अगर इसके 1 मोल है तो पानी के भी 1 मोल, अगर इसके 0.667 है तो इसके भी 0.667, पक्का। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये 0.667 कहां से आया होगा, ये 0.667 आया होगा तो कहां से आया होगा, यहीं से आया होगा ना, मतलब कि एक में से 0.667 उत्पाद में चले गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 1 माइनस 0.667। अगर एक में से 0.667 उत्पाद में चले गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 0.667। समझ रहे हो मेरी बात। चलो तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 0.33 लगभग, यहाँ पे कितना बच गया 0.33 लगभग, यहाँ पे कितना 0.67, यहाँ 0.6। चलो तो के कितना आएगा इस कंडीशन में, के कितना आएगा, आ जाओ, एस्टर का कितना है, एस्टर का 0.667 इनटू पानी का कितना है 0.667 डिवाइडेड बाय अल्कोहल कितना है 0.33 इनटू एसिड कितना है 0.33, कितना आ गया, 33 से ये गया 2 बार, 33 से ये गया 2 बार, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 4, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा 4। क्या आप मुझे सेकंड वाला करके बता सकते हो, क्या सेकंड वाले का आंसर क्या होगा निकाल के बता सकते हो, सेम यही काम करना आपको। तो सेकंड वाले का के निकालना है, चलो फर्स्ट वाले का के 4 आ गया, सेकंड वाले का के आना चाहिए 4.02, चलो ये निकालना सेकंड वाली कंडीशन क्या तरीके 1 4.93। ठीक है, चलो तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे CH3CO2H5OH प्लस CH3COOH, ये दोनों मिलकर के CH3COO क्या बनाया था, रिएक्शन ऊपर जो दे रखी है उसमें प्लस पानी, यही बनता है ना ये समीकरण। हमको यहाँ दूसरी कंडीशन में क्या देखा, अल्कोहल के 1 मोल और आरंभ में इसके 1 मोल, इसके 4 मोल, इसके आ जाएंगे 4 मोल, इसके आ जाएंगे 0, इसके आ जाएंगे 0। ठीक है, साम्य पर। चलो अगला क्या है, साम्य पर, इस पर साम्य पर। ठीक है, अब साम्य पर क्या होगा, क्या देखा साम्य पर, साम्य पर यहाँ पे 0.93 दे रखा है, साम्य पर इधर कितना आ जाएगा 0.93, अगर ये 0.93 तो ये भी कितना आ जाएगा 0.93 आ जाएगा। चलो अब 0.93 मोल कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे, मतलब कि एक में से 0.93 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.93, 4 में से 0.93 का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 0.93। चलो तो के का मान कितना होगा, आ जाओ, तो एस्टर की सांद्रता पानी की सांद्रता, बताओ एस्टर कितना 0.93 की सांद्रता इंटू 0.93 की सांद्रता डिवाइडेड बाय अल्कोहल की सांद्रता, अल्कोहल कितना है 1 में से 0.93 गया तो मेरे ख्याल से 0.07 यही आएगा, हाँ 1.0 10 में 3 के साथ, हाँ ठीक है इतना ही आएगा, इंटू इसको 4 में से 0.93 गया तो 3.07 इतना ही आएगा 70, ठीक है 3.0। बस इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे तो भैया आपको 4.02 या 4.03 ये आंसर मिल जाएगा, एक आंसर ये मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, अभी क्रिया के लिए SO2 प्लस हाफ O2 ये देता है SO3, डेल्टा H0 इतना दे रखा है,
एस नॉट इतना दे रखा है। अभिक्रिया के लिए केपी ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना, केपी। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया के लिए केपी साम्य स्थिरांक ज्ञात करना। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आरटी लॉग के, लिखा था। अब डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट -2.303 इंटू आर टी लॉग के। पक्का। डेल्टा एच नॉट कितना है, -98.32 किलो जूल है। ये किलो जूल है, तो मैं काम करता हूँ किलो जूल में बदल देता हूँ, किलो जूल है तो मैं इसको किलो जूल में बदल देता हूँ, तो -98320 जूल माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 298 इंटू डेल्टा एस नॉट -95 जूल, -95 जूल बराबर -2.303 इंटू आर का वैल्यू कितना 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना 298 इंटू लॉग के। हमें क्या के ज्ञात करना है ना, तो बस के ज्ञात करना, तो यहाँ से सॉल्व करो। तो यहाँ से लॉग के बराबर कितना आएगा, तो लॉग के बराबर कितना आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। ये आपका आ जाएगा माइनस में 70,010 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जितना मुझे कैलकुलेशन मैंने जो कर रखी है और मुझे जो पता है इसका इतना आंसर आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा इस वाली संख्या के साथ, ये हो जाएगा 2 पॉइंट है ना, और माइनस है, माइनस से हाँ माइनस है, ठीक है, या नीचे आएगा माइनस, ये माइनस है नीचे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ये पूरा का पूरा जो है मैंने इसको नीचे ले लिया, माइनस से माइनस जाएगा। इसको सॉल्व करना होगा हमें, एक बार इसको सॉल्व करके देखिए। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर जो आएगा वो मेरे ख्याल से 12.180 इसके अराउंड आना चाहिए, 12.180 के अराउंड आना चाहिए। और अगर ये आंसर 12.180 आता है तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, सुनना बड़ा ध्यान से। अगर ये आंसर हमारा बनता है, जो कि बनेगा, ठीक है, आपका इतना लगभग लगभग इतना बनेगा। अगर मतलब कि अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है किसी का 12.2 आ रहा है, किसी का 12.150 आ रहा है, तो दैट इज ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है ना, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को मैं हमेशा 10 की घात पे चढ़ाता हूँ। अगर मुझे इसको सॉल्व करते हुए देखो ये समीकरण आ चुके हैं, अब यहाँ से मुझे ज्ञात करना होगा के का वैल्यू ज्ञात, ये लॉग के का वैल्यू है, मुझे के का वैल्यू ज्ञात करना है। अब के का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, इसका मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा भाई, लॉग के बराबर ये है, तो अगर मुझे के का मान ज्ञात करना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन एंटी लॉग लेने के लिए फिर मुझे टेबल देखनी पड़ेगी। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, सोचो इस तरीके से कि भैया मैं किसका लॉग लूं तो मुझे आंसर ही मिलेगा। जैसे कि ऐसा समझो बेटा, मान लो मैं लॉग 10 की घात 12 लिखता हूँ, बेटा ध्यान सुनना, ठीक है, मान लो मैं log 10 की घात 12 लिखता हूँ, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 12 आगे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 12 अगर आगे आ गया तो 12 log 10 ऐसा ही बनेगा। log 10 का मान कितना होता है 1, यहाँ से आंसर आ जाएगा 12। समझ रहे मेरी बात, इसका मतलब log 10 की घात 12 का आंसर 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आगे कोई संख्या लिखी हुई है उसको मैं 10 की घात पे चढ़ा दूं, मतलब कि मैं इसकी जगह क्या लिख दूं 10 की घात 12 लिख दूं। अगर मैं k की जगह 10 की घात 12 लिख दूं तो log 10 की घात 12 ही बनेगा लगभग। तो इसको सॉल्व करना अगर चाहते हो इस इक्वेशन को, तो ऐसा सोचो कि मैं किसका लॉग लूंगा तो आंसर ही आ जाएगा। अगर आप 10 की घात 12 यहाँ पे k की जगह अगर आप 10 की घात 12 लिखोगे तो 10 की घात 12 का लॉग लेने पर आपका आंसर 12 आएगा। और साथ ही साथ आगे पॉइंट 180 लगा हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में 1.86 जो वैल्यू देखिए, ये 1.86 इसका जब आप लॉग लेंगे तो भैया उससे आंसर थोड़ी सी वैल्यू ऊपर आएगी और वो वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, तो ये आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। अप्रोक्स आंसर बताऊँ मैं आपको, इस तरह से हमको ये करना है, क्लियर। तो ये यहाँ पर आंसर, तो यार इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अप्रोच आपको क्या लगानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसको आप नोट कर ले फटाफट। चलिए अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं ली शेटेलियर सिद्धांत। कौन सा, ली शेटेलियर सिद्धांत, हम इसकी बात करते हैं, ली शेटेलियर प्रिंसिपल, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ली शेटेलियर का सिद्धांत बहुत सिंपल सा है, हमें इसमें ज्यादा कोई बुद्धि लगानी नहीं है। मतलब ये सिद्धांत हमारे आसपास के जितने भी नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, प्राकृतिक जो प्रेक्षण है, उनके आधार पर दिया गया है। तो प्राकृतिक प्रेक्षण क्या मतलब कि आप जैसा देखते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं, उसी के आधार पर एक नियम बना दिया गया है। जितना मेरी समझ है और जितना मैं इस चीज को समझा हूं रिसर्च के बेसिस पे, तो मैंने एक बात महसूस की कि ये जो अपना सिद्धांत देता है ना, ये प्राकृतिक रूप से प्रैक्टिकली जो नेचर में पॉसिबल है उसी के आधार पर ये जो प्रैक्टिकली नेचर में होता है, वातावरण में जैसी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को दिमाग में रखते हुए ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, मैंने कटोरा ले लिया, भीख मांगने वाला कटोरा मैंने कटोरा ले लिया, ठीक है। अब उस कटोरे के अंदर मैंने क्या कर दी, मैंने एक छोटी सी बॉल रख दी बेटा, मैंने गेंद रख दी, टेनिस की बॉल रख दी, या छोटी बॉल आती है, कांच की गोली आती है, वो गोली रख दी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने इस कटोरे को ऐसे कैसे रहने दिया, आप मुझे बताओ, क्या ये गेंद जो है वो दाएं बाएं कहीं भी जाएगी, कहीं भी जाने का प्रयास करेगी, नहीं करेगी। मतलब कि अभी ये गेंद यहीं पर है, संतुलन की अवस्था में। किस अवस्था में बेटा, संतुलन की
अवस्था में। अभी ये गेंद जो है ये संतुलन की अवस्था में, ये गेंद दाएं बाएं कहीं नहीं जाती है, ये अभी बैठी हुई है। और हमें पता है कि संतुलन का मतलब होता है जहां परिणामी बलों का मान क्या होता है, शून्य। संतुलन का मतलब होता है जहां परिणामी बल का मान क्या होता है बेटा, शून्य होता है, वहां संतुलन होता है जहां पे परिणामी बल शून्य होता है। जैसे मैंने पेंडुलम, पेंडुलम में मैंने आपको बताया पेंडुलम अगर बीच में है तो परिणामी बल का मान शून्य है। अगर यहाँ जाएगा मतलब कि बल लगा, तो जब तक बल कार्यरत नहीं है, नेट फोर्स 0 है, तब तक गेंद यहाँ पे आएगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको अब क्या किया, मैंने इस गेंद को ऊपर खिसका दिया, मैं इस गेंद को ऊपर लेकर गया। अब जैसे मैं इस गेंद को ऊपर लेकर के जाऊंगा, मतलब कि मैंने इस गेंद की जो संतुलन की अवस्था थी उसको मैंने छेड़ दिया, उसको मैंने परेशान कर दिया, उसको मैंने परिवर्तित कर दिया। तो अगर मैं इस गेंद को ऊपर लेके जाऊंगा यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, मैंने गेंद की संतुलन की अवस्था को मैंने बदल दिया। मैंने गेंद की जो साम्यावस्था है, इस साम्य की अवस्था को मैंने क्या करने का प्रयास किया, बदल दिया। अगर मैं किसी तंत्र की, किसी सिस्टम की, किसी निकाय की अगर मैं साम्य अवस्था को अगर मैं बदलने का प्रयास करूंगा, तो आप मुझे बताओ क्या ये गेंद ऊपर जाने के बाद यहीं बैठी रहेगी या ये फिर से संतुलन में आने का प्रयास करेगी? फटाफट लाइव चैट में कमेंट करके बता दो मुझे। अगर मैं इस गेंद को इस संतुलन की अवस्था से परेशान करने की कोशिश करूंगा, इसको बिगाड़ने की कोशिश करूंगा, इसको छेड़ने की कोशिश करूंगा और मैं इसको परेशान करके मान लो गेंद को ऊपर लेके आ जाऊं, तो ये गेंद फिर से क्या प्रयास करेगी, यहीं बैठी रहेगी, यहीं पे लटकी हुई रहेगी, यहीं पे चिपकी हुई रहेगी, या फिर नीचे आएगी, संतुलन की अवस्था में क्या होगा बताओ? सीधी सी बात है, अगर आप गेंद को ऊपर लेकर के जाएंगे तो गेंद यहाँ पे रुकी हुई नहीं रहेगी, वो फिर से कहां आने का प्रयास करेगी, नीचे की तरफ। नीचे मतलब कि संतुलन की अवस्था में आने का प्रयास करेगी, संतुलन की अवस्था मतलब कि साम्य अवस्था में आने का प्रयास करेगी। या मान लीजिए मैंने इस गेंद को इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ धकेल दिया, मैंने यहाँ ऊपर की तरफ लेकर के छोड़ दिया। अब जैसे मैं यहाँ ऊपर की तरफ इसको लेकर के जाऊंगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि ये गेंद जो है वो यहीं बैठी रहेगी। जैसे मैं इस गेंद को छोड़ूंगा तो फिर से कहां आने का प्रयास करेगी, फिर से संतुलन की अवस्था, फिर से साम्य अवस्था में आने का प्रयास करेगी। मतलब कि एक बात तो क्लियर है कि ये गेंद हमेशा कोशिश करती है कि साम्य अवस्था में आ जाए। इसको हमेशा क्या चाहिए, संतुलन चाहिए। हमेशा इसको अपनी जिंदगी में स्थायित्व चाहिए, संतुलन, साम्य अवस्था, स्थायित्व, जहां पे ये अपनी जिंदगी में आराम से बैठे रहे। एक बात ध्यान रखना, अगर इस गेंद को मैं ऊपर लेकर के गया ना तो इसका आराम हराम हो जाएगा, ये बहुत ही परेशान हो जाएगी, ये विचलित हो जाएगी गेंद। इसको लेगा कि भैया मेरी जिंदगी किसी ने तबाह कर दी, तो ये फिर से क्या कोशिश करेगी, फिर से वापस से साम्य अवस्था में या स्थायी अवस्था में आने की कोशिश करेगी। और ये बात मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पहले लेक्चर में बता भी चुका हूं। केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रकृति में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं सभी स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं। हर तंत्र, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, सबको क्या चाहिए, स्थायित्व चाहिए मेरे दोस्त, स्थायित्व चाहिए। इसका मतलब ली शेटेलियर का प्रिंसिपल जो है वो कोई बहुत नई बात नहीं है मेरे दोस्त, ये कोई बहुत नई बात नहीं बोल रहा, ये यही बोल रहा है जो कि मैंने यहां पे बताया कि हर तंत्र को क्या चाहिए, स्थायित्व चाहिए। हर तंत्र को क्या चाहिए, साम्य अवस्था चाहिए। हर तंत्र को क्या चाहिए, जहां पे परिणामी बल का मान शून्य हो। हर तंत्र को क्या चाहिए, संतुलन की अवस्था चाहिए। आपको क्या चाहिए, संतुलन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, संतुलन चाहिए। दुनिया में सभी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, संतुलन, स्थायित्व, साम्य की अवस्था। भैया सबको जिंदगी में सुकून चाहिए। क्या चाहिए, सुकून। आपको टेंशन चाहिए क्या कुछ? मान लो इस बॉल को मैंने ऊपर खिसका दिया, बॉल पर एक टेंशन लगेगी, बॉल पर एक बल लगेगा, वो बल कहां कहां लगेगा, नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ इसको नीचे ले जाएगा। या मतलब किसी तरह के दूसरे बल लग रहे हैं, जो भी बल लग रहे हैं, लेकिन परिणामी बल कुछ ना कुछ लग रहा है जो कि इस बल को क्या कर देगा, इस बॉल को क्या कर देगा, टेंशन में ले जाएगा, असंतुलित कर देगा, ये विचलित हो जाएगी बॉल। अब ये ऊपर आने के बाद सोचेगी कि भैया मेरी जिंदगी हो गई तबाह, मुझे फिर से जाना है साम्य अवस्था में। यही सारी बात बोली गई है ली शेटेलियर के सिद्धांत में। ली शेटेलियर कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है मेरे हिसाब से तो, लेकिन वो बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि दुनिया में हम उसका नाम पढ़ करके उसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। लेकिन इसने जो बात बोली वो कोई नई बात नहीं, वो वही बोली जो कि इसने महसूस की, जो मैंने महसूस की है और जिसको आप पहले से जानते हो लेकिन आप बता नहीं पाए। आप भी तो ये जानते हो, आपको मान लो कोई टेंशन देगा तो आप क्या सोचोगे, अरे भैया मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए। तो नई बात कौन सी इसमें यार, मुझे एक बात, नई बात कौन सी? तो इस भाई साहब ने ये बोला कि अगर मान लो किसी सिस्टम के अंदर आप उस सिस्टम को साम्यावस्था की अवस्था से विचलित कर देते हो, विचलित करने का मतलब अगर आप किसी सिस्टम को उसकी साम्य अवस्था से बिगाड़ देते हो, बिगाड़ देते हो मतलब कि उसको, उसकी साम्य अवस्था को अगर आप परिवर्तित कर देते हो, मतलब कि आप साम्य अवस्था से बॉल को हटा करके उसको ऊपर ले जाते हो, उसको असंतुलित कर देते हो, तो असंतुलित करने पर ये बॉल क्या प्रयास करेगी, ये बॉल फिर से नीचे आने का प्रयास करेगी। ये बॉल फिर से किसका प्रयास करेगी, ये बॉल फिर से नीचे आने का प्रयास करेगी, मतलब कि बॉल फिर से साम्य अवस्था में आने का प्रयास करेगी। यही सिद्धांत है भैया ली शेटेलियर का। तो ली शेटेलियर का सिद्धांत सुनना बेटा, सुनो। ली शेटेलियर का सिद्धांत बोलता है कि यदि आप किसी तंत्र की साम्यावस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करते हो या किसी तंत्र को उसकी साम्यावस्था से बदलने का प्रयास करते हो, तो आप उसकी साम्यावस्था को किसी कारक द्वारा, तापमान द्वारा, दाब द्वारा, सांद्रता द्वारा या किसी दूसरे किसी कारक द्वारा आप उसकी साम्य की अवस्था को बदलने की कोशिश करते हो, तो तंत्र क्या कोशिश करेगा, तंत्र पुनः साम्यावस्था में आने का प्रयास करेगा और साम्यावस्था में आने के लिए निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई गति प्रदर्शित जरूर करेगा। जैसे कि साम्यावस्था में आने के लिए ये फिर से पीछे की तरफ आएगा और सामने में आ जाएगा।
तो एक बात ध्यान रखनी, ली चैटलियर का प्रिंसिपल कोई नई बात नहीं है, वही बात बोली गई जो कि इस दुनिया में हमको देखने को मिलती है। तो मेरे लिए भैया ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सच बता रहा हूँ। कई बड़े बड़े टीचर हैं हमारे देश में जो कि इसको बहुत महान कार्य मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता भैया, सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। कई बड़े बड़े टीचर बता रहा हूँ भैया, बड़े बड़े टीचर अच्छे अच्छे जिनका इस इंडिया में नाम है, वो इसको बहुत बड़ी चीज मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। आ जाओ भैया डिबेट कर लेते हैं, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वही बात बोल रहा जो कि एक्चुअल में होती है, कोई नया काम नहीं। बस डिफरेंस क्या है, इसने अपने आर्टिकल में लिख दिया, हम इसको बहुत बड़ा मानते हैं। नहीं बड़ा, कुछ नया बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है, लिखना बेटा, यदि किसी तंत्र की साम्यावस्था को किसी कारक द्वारा, अब कारक क्या क्या हो सकते हैं, ताप, दाब, सांद्रता आदि कुछ कारक मैंने बताए हैं, बाकी डिटेल में हम और पढ़ेंगे, आयतन वायतन और भी है। यदि किसी तंत्र की साम्यावस्था को किसी कारक द्वारा बदलने का प्रयास किया जाता है या बदला जाता है, सीधा सा लिखो ना यार, प्रयास क्या करते हैं या प्रयास करते हैं, लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं। बदलने का प्रयास किया जाता है, और मैं दूसरा लिख लेता हूं, बदला जाता है, प्रयास किया जाता है या बदला जाता है, तो तंत्र पुनः उस दिशा में जाने का, तो तंत्र क्या प्रयास करेगा? अगर मान लो आप मेरी स्टेबिलिटी को छेड़ने की कोशिश करोगे, आप मुझे मेरे स्थायित्व से हटाने का कोशिश करोगे, तो मैं फिर से क्या कोशिश करूंगा, मैं फिर से साम्य अवस्था में आने का प्रयास करूंगा। अगर आप इसको बदलने का प्रयास करोगे तो तंत्र फिर से क्या कोशिश करेगा, तंत्र उस डायरेक्शन में जाएगा, तंत्र फिर से उस डायरेक्शन में जाएगा, वापस से नीचे की तरफ आएगा, फिर से उस डायरेक्शन में आएगा, जिससे कि कहां आ सके, साम्य अवस्था पर। तो तंत्र पुनः उस दिशा में जाने का, तंत्र पुनः उस दिशा में जाने का प्रयास करेगा जिससे वह साम्यावस्था प्राप्त कर सके, जिससे वो साम्यावस्था प्राप्त कर सके। तो ध्यान रखना, ली शटेलियर का प्रिंसिपल का एक सिंपल सा फंडा है, कोई भी चेंज करो सिस्टम को तो फिर से कहां आना है, साम्यावस्था में। ली शटेलियर का प्रिंसिपल बोलता है आप तंत्र के साथ कितना भी कैसा भी गंदा बर्ताव करो, तंत्र का टारगेट तो एक है, उसको तो चिड़िया की आंख दिखती है, उसको तो साम्यावस्था में आना है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिससे वो साम्यावस्था में आ सके। या मान लो आपने इस गेंद को इस दिशा में लेकर गए, तो मैंने क्या बोला, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो भैया तंत्र की कोशिश होगी वो गेंद को फिर से कहां लाएगा, फिर से साम्यावस्था में लाएगा। तो हमें सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी, तंत्र हमारा साम्यावस्था में आने का प्रयास करेगा और साम्यावस्था में आने की पूरी कोशिश करेगा, उस डायरेक्शन में गति करेगा। चलो, तो अब इसमें अलग अलग कारक हैं, उसमें सबसे पहला हमको यहाँ पे पढ़ना है सांद्रता का प्रभाव। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, और वो बात ये है कि हम किसी भी टाइप का चेंज करें, सिस्टम कहां आने का प्रयास करेगा, साम्यावस्था में। तो आपको गति सिस्टम की उस डायरेक्शन में करवानी है जिससे उसको साम्यावस्था मिल जाए, बस ये ध्यान रखें। तो सांद्रता का प्रभाव, चलो जैसे कि मैंने मान लीजिए मैंने एक अभिक्रिया लिखी N2 गैस प्लस H2 गैस, ये देता है 2NH3 गैस। मान लो मैंने कोई अभिक्रिया लिखी, ठीक है। अब यदि मान लो मैं क्रिया कारक की सांद्रता, अब मैं पहली कंडीशन लिख रहा हूं, मैं पहली बात लिख रहा हूं यहाँ पे, यदि क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ाया जाता है, सुनना बेटा ध्यान से, सुनना ध्यान से, यदि क्रिया कारक, ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके क्रिया कारक, और ये क्या है, ये है आपका उत्पाद। यदि क्रिया कारक की सांद्रता को आप बढ़ाओगे, क्रिया कारक की सांद्रता को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो भैया अगर इन दोनों की सांद्रता बढ़ गई, ऐसा समझो कि भैया अभी अभिक्रिया कहां है, साम्य पर। चलो और बेसिक में जाते हैं, अभी अभिक्रिया कहां है, साम्य पर। चलो मैं और शुरू से बात करता हूं, छोड़ो, मैंने क्रिया कारक की सांद्रता को भी नहीं बढ़ाया, मैं बोलूं कि अभी ये अभिक्रिया कहां है, साम्य पर। दिमाग में बिठा लेना, अभी ये अभिक्रिया किस पर है, अभी ये अभिक्रिया साम्य पर है। साम्य मतलब कि अभी अभिक्रिया किस पर है, संतुलन की अवस्था में, मतलब कि अभी परिणामी बलों का मान कितना है, अभी इस अभिक्रिया पर परिणामी बल का मान कितना है, 0। और रिएक्शन यही चाहती है कि उस पर परिणामी बल कितना हो, 0। रिएक्शन तो यही चाहती है कि भैया उसका साम्यावस्था बना रहे, अभी साम्यावस्था में है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ में लड़ाई करनी चालू कर दी, मैंने यहाँ पे क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, मैंने यहां पर क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों की सांद्रता को बढ़ा दिया, मतलब कि पहले अभिक्रिया संतुलन की अवस्था में थी, और अब मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं, छेड़खानी कर रहा हूं, मैं इसके साथ ये काम कर रहा हूं जिससे कि इसका साम्यावस्था बिगड़ जाए। तो बिगाड़ने के लिए मैंने क्या किया, मैंने छेड़खानी की, मैंने इसको परेशान किया, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों की सांद्रता को बढ़ा दिया। अब जैसे मैं सांद्रता को बढ़ाऊंगा तो अब ये अभिक्रिया सोचेगी कि भैया किसी ने आकर के मेरे संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया है, तो मैं फिर से उस डायरेक्शन में जाऊंगा जिससे मुझे फिर से क्या मिल जाए, साम्यावस्था मिल जाए। तो अब हुआ क्या, क्रिया कारक की सांद्रता को मैंने क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया। अब जैसे मैं क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ाऊंगा
एक बात तो तय होगी कि सांद्रता को बढ़ाना मतलब कि मैंने साम्य को बिगाड़ दिया। साम्य को क्या कर दिया? साम्य बिगाड़ दिया। हमने भैया साम्य को बिगाड़ दिया। अब अगर हमने साम्य को बिगाड़ दिया तो ये अभिक्रिया फिर से क्या कोशिश करेगी? साम्यावस्था में आने की कोशिश करेगी। अब देखो होता क्या, इधर देखना, इधर देखना ध्यान से। जैसे ही मैंने क्रियाकार की सांद्रता को बढ़ाया, अब देखो, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस अभिक्रिया का गुणांक क्यों क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? उत्पाद की सांद्रता, क्रियाकार की सांद्रता, यही लिखते हो ना आप? इस अभिक्रिया का गुणांक यही लिखते हो ना? अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि मैंने क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया, मतलब कि मैंने ये जो क्रियाकारक है इन क्रियाकारकों की सांद्रता को मैंने बढ़ा दिया। अगर ये सांद्रता बढ़ेगी तो बताओ बेटा Q का मान क्या हो जाएगा? Q का मान कम हो जाएगा। और अगर Q का मान साम्य स्थिरांक से कम हो जाता है, देखो कम हो गया, ये वाला मान तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलता। बदलेगा कौन? Q। अगर Q बदल गया, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, जब तक तापमान और रस समीकरण मिति नहीं बदलते तब तक ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको मैंने कम कर दिया, ये कम हो गया, इसकी तुलना में कम हो गया, जैसे ही कम हो गया तो अब क्या होगा? ये कम होने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अभिक्रिया साम्य को प्राप्त करने के लिए अग्र दिशा में जाएगी। याद करो मैंने आपको साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग बताए थे। अनुप्रयोग में सबसे पहला मैंने बताया था अभिक्रिया की दिशा को निर्धारित करने। तो वहां पर मैंने बताया था कि कोई भी अभिक्रिया साम्य को प्राप्त करने के लिए उस दिशा में जाएगी जिससे कि इस समीकरण के अनुसार हम अप्लाई कर सकें। मतलब कि Q का मान अगर K से कम है तो अभिक्रिया की दिशा में जाएगी, ये हमने पढ़ा था। तो शुरुआत में क्या था? जब आपने शुरुआत में क्रियाकारक की सांद्रता को नहीं बढ़ाया था, जब नहीं बढ़ाया था, जब परिणामी बल का मान शून्य था, अभिक्रिया साम्य पर थी। जब अभिक्रिया साम्य पर थी तो Q का मान K के बराबर था। जब अभिक्रिया साम्य पर थी तो Q का मान किसके बराबर था? Q का मान K के बराबर था। कब? जब अभिक्रिया साम्य पर थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया। जैसे आपने क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ाया, Q का मान कम हो जाएगा, और अगर Q का मान घट गया, K की तुलना में Q का मान कम हो गया, पहले बराबर था अब कम हो गया, तो अब फिर से साम्यावस्था कैसे प्राप्त होगी? अग्र दिशा में जाने पर प्राप्त होगी। इसका मतलब इस अभिक्रिया में साम्यावस्था फिर से प्राप्त कर सकते हो अग्र दिशा में जाने पर। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं आगे की। मान लीजिए अगर मैंने क्रियाकारक की सांद्रता को, मान लो मैंने क्रियाकारक की सांद्रता को कम कर दिया होता। दूसरी कंडीशन, चलो दूसरा सोचते हैं। मान लो अगर मैंने क्रियाकारक को कम कर दिया, तो मान लो मैंने ये क्रियाकारक को मान लो अगर मैं कम कर देता, अगर क्रियाकारक को कम कर देता तो Q का मान क्या होता? Q बढ़ जाता। और अगर Q बढ़ जाता K से, Q ज्यादा होता K से, तो ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया कहां जाएगी? ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए पश्चिम दिशा में जाएगी। तो ये अग्र, ये पश्चिम, इस तरह से हमको चीजें सॉल्व करनी है। बात क्लियर? चलो एक तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरा कंडीशन, मान लो उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा दिया। मान लीजिए उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दिया, मान लो मैंने उत्पाद जो है इस उत्पाद की सांद्रता को, मान लो मैंने उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी। अगर मैं अंश वाले को बढ़ाऊंगा तो Q का मान ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि Q का मान ज्यादा हो जाएगा K की तुलना में। और अगर Q का मान कैसे ज्यादा हो गया तो अभिक्रिया साम्य को प्राप्त करने के लिए पश्चिम दिशा में जाएगी इस संबंध के हिसाब से। चलो मान लो अगर उत्पाद की सांद्रता घटा दी, बताओ अगर उत्पाद की सांद्रता कम कर दी, बताओ क्या होगा? चलो यहाँ पे लगाओ, तीर के निशान बनाओ। अगर मान लो आपने उत्पाद की सांद्रता मान लो ये उत्पाद की सांद्रता ये कम कर दी, अगर आपने ये कम कर दी तो Q क्या हो जाएगा? Q कम हो जाएगा। और अगर Q का मान कम हो गया K से, अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अभिक्रिया साम्य को प्राप्त करने के लिए अग्र दिशा में जाएगी। तो यह है कहानी यहाँ पर पूरी। तो आज मैंने आपको एक फैक्टर पढ़ाया है, अगली क्लास में हम सांद्रता के अलावा दाब पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे, अक्रिय मिलान पर क्या होता है वो सारी बातें करेंगे, ताप के प्रभाव को पढ़ेंगे। तो आज इतना ही देखेंगे हम। आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। उत्प्रेरक प्रभाव डालता है अभिक्रिया की साम्यावस्था पर, अभिक्रिया की गति पर, दोनों पर, या कोई नहीं? चलिए अगला, साम्य स्थिरांक को प्रभावित कौन कौन करता है? रस समीकरण में तापमान, दोनों, कोई नहीं? चलिए आते हैं पहले पर। उत्प्रेरक प्रभाव डालता है, मैंने आपको बता रखा है उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, साम्य को नहीं बदलता, साम्य अवस्था को नहीं बदलता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। साम्य अवस्था को नहीं बढ़ाता, ये साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता, गति को परिवर्तित करता है, गति को ज्यादा करता है। साम्य स्थिरांक को, अच्छा आप साम्य स्थिरांक को प्रभावित कौन करता है? रस समीकरण में थी, बिल्कुल। तापमान, बिल्कुल। दोनों परिवर्तित करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक देखे, न्यूमेरिकल सेक्शन देखा था, कुछ क्वेश्चंस देखे, और ली शेटिलियर के प्रिंसिपल में सांद्रता का प्रभाव देखा। ठीक है, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा।